नमस्कार, मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो टेट, सेटेट, एसटेट, बीटेट अर्थात शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका विकास की अवस्था के अंतर्गत देखा जाता है शैशवावस्था। शैशवा अवस्था यानी एक प्रकार से इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था, जिसे एक सामान्य तौर पे देखा जाए तो जन्म से 5 वर्ष माना जाता है। जन्म से 5 वर्ष का ड्यूरेशन देखा जाता है शैशवावस्था। ये जो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था है ये अलग अलग रूप में देखे जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ये भी चर्चा करूंगा कि शैशवावस्था को 2 उपावस्थाओं में बांटा गया है, यानी पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। तो पूर्व शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष है और उत्तर शैशवावस्था 3 से 5 वर्ष। अब आप समझिए कि जो शैशवावस्था है इसको हमने पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था 2 अवस्थाओं में बांट दिया, 2 उप अवस्थाओं में बांट दिया। पूर्व शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष माना जाता है और उत्तर शैशवावस्था को 3 से 5 वर्ष माना जाता है। एक पूरे ड्यूरेशन को अगर हम देखें तो जन्म से लेकर 5 वर्ष। आप इसको 0 ना मानिए बल्कि आप जन्म लिख लीजिए, जन्म से 2 वर्ष। अब चूंकि विकास कभी रुकता नहीं है तो 0 कहना उचित नहीं था। दूसरी चीज कि ये जो शैशवावस्था जिसको मैं जन्म से 5 वर्ष मान रहा हूं, बड़ा कंफ्यूजन का विषय। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो शैशवावस्था को अलग रूप में डिफाइन करती हैं, कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो शैशवावस्था को कुछ और मानते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सेंट्रल की कुछ ऐसे बोर्ड संस्था है जो शैशवावस्था को ये 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष मानता है। बहुत सारे एग्जाम वगैरह में भी आए भी प्रश्न ऐसे कि शैशवावस्था कहां से शुरू होता है और कहां तक होता है। तो आप मानिए शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। दूसरी चीज कि अपने जो यूपी का सिस्टम है, पीएनपी वगैरह जो परीक्षाएं करवाती हैं, उसमें जन्म से लेकर 5 वर्ष तक माना गया है। तो 2 उप अवस्थाओं में इसको डिफाइन कर दिया गया है, एक पूर्व शैशवावस्था और एक उत्तर शैशवावस्था। अब बात आती है कि ये जो शैशवावस्था है इसके विकास की प्रक्रिया क्या है। बच्चा जन्म लिया, नवजात शिशु कि अगर हम लंबाई की बात कर लें तो 19.5 इंच, ये तो सभी को अमूमन पता होगा। जन्म के समय नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 19.5 इंच होती है। 19.5 इंच ये तो मेल की हम बात कर लें, कल साथ में हम इसको डिफाइन भी करते चला कि मेल का 19.5 इंच, लेकिन अगर फीमेल की बात है तो ये 19.3 इंच हो जाता है। ठीक है। दूसरे वजन की बात कर लें, नवजात शिशु का वजन कितना होता है तो 7.5 पाउंड का वजन होता है, ये भी मेल का है, और 7.3 पाउंड ये आपका फीमेल का है। स्पष्ट? यानी वजन, नवजात शिशु का वजन बालक वर्ग में है तो 7.5 पाउंड का होता है, बालिका वर्ग में है तो 7.3 पाउंड का होता है। अब अमूमन पाउंड को आप किलोग्राम, ग्राम में बदल लीजिए तो
समथिंग एक पाउंड बराबर 450 ग्राम के समथिंग जाता है। तो 3, 3.5, 4 केजी तक का जो बच्चा होता है एक सामान्य बच्चा के रूप में देखा जाता है। दूसरी चीज कि नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो क्रंदन बहुत ज्यादा करता है। एक खासियत है, एक विशेषता है कि नवजात शिशु जन्म के समय क्रंदन बहुत ज्यादा करता है। देखिए, क्रंदन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्रंदन से हमारी 2 प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। एक तो क्रंदन जब बच्चा करता है क्रंदन, तो अमूमन इससे शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और दूसरा भाषा विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आप समझ रहे होंगे ना कि क्रंदन बच्चा करता है, बहुत ज्यादा रोता है और जरूरी भी है रोना उसका। तो उस क्रंदन के आधार पर 2 चीजों का स्फुटन होता है। एक है उसके श्वसन की प्रक्रिया, क्योंकि फेफड़ों में हवा भरती है और श्वसन प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, भाषा विकास की प्रक्रिया भी अमूमन क्रंदन से ही शुरुआत होती है। जब भाषा विकास में हम पढ़ेंगे तो हम स्पष्ट करेंगे कि क्रंदन से कैसे भाषा विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ये तो क्रंदन करता है। दूसरी चीज कि वो 15 से 20 घंटे तक सोता है। एक ये भी इसकी शैशवावस्था की विशेषता के रूप में देखी जाती है। वो 15 से 20 घंटे तक सोता है। दूसरी चीज कि शैशवावस्था के बच्चा नवजात शिशु को देख के हम ये नहीं कह सकते कि वह किस रूप रंग का होगा, क्योंकि 15 दिन तक उसके त्वचा का रंग अस्थायी होता है। इसके बाद फिर उसमें अस्थायित्व आना शुरू हो जाता है। तो 15 दिन तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उसका कौन सा रूप रंग होगा, गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, जो भी कलर है 15 दिन के बाद हम स्पष्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज कि नवजात शिशु के वजन की बात हो गई, उसकी लंबाई की बात हो गई। अब उसके हम सॉरी नवजात शिशु के मस्तिष्क के वजन की बात कर लें। तो नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी 350 ग्राम होता है। यानी नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है वो 350 ग्राम के समथिंग देखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज कि नवजात शिशु में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। हड्डियां कितनी होती हैं, तो 270 हड्डियां होती हैं। 270 हड्डियां नवजात शिशु में पाई जाती हैं। अगर हम धड़कन की बात कर लें तो 1 मिनट में कितनी धड़कनें धड़कती हैं, यानी 140 बार पर मिनट, यानी 1 मिनट में 140 बार हृदय की धड़कनें धड़कती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो चीजें उसके नवजात शिशु के अंतर्गत देखी जा रही है। दूसरी चीज कि नवजात शिशु या शैशवावस्था की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है, यानी इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं। इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, यानी ये जीवन का सबसे अनोखा काल है भैया, अनोखा काल, जीवन का सबसे अनोखा काल, सॉरी महत्वपूर्ण काल, माफ करिएगा, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण काल क्यों है, इसकी जब हम विशेषता देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं मिलेंगी आपको, बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां मिलेंगी जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था, चूंकि इसमें एक वैलेंटीन महोदय हैं, वैलेंटीन, आप वैलेंटाइन भी कह सकते हैं, वैलेंटाइन भी कह सकते हैं, इन्होंने इसे आइडियल पीरियड ऑफ लाइफ कहा था, यानी आइडियल पीरियड ऑफ लाइफ। ये आइडियल पीरियड ऑफ लाइफ यानी आदर्श काल। शैशवावस्था आदर्श काल की अवस्था है, आदर्श काल कहा जाता है। ये वैलेंटीन या वैलेंटाइन के अनुसार आदर्श काल है। ठीक है, अब देखिए बात आती है आदर्श काल और महत्वपूर्ण काल। आखिर ये क्यों माना गया कि शैशवावस्था
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और शैशव अवस्था को हम आदर्श काल क्यों मानते हैं। दो चीजें बहुत जरूरी है जानना। अब ये इन दोनों चीजों को स्पष्ट करने के लिए हमें इसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। विशेषताएं, ठीक है, लेकिन विशेषताओं से पहले थोड़ा सा चर्चा करना यह भी आवश्यक है कि ये जो शैशव अवस्था है, इसके संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार वक्तव्य बताए हैं कि शैशव अवस्था होती क्या है, शैशव अवस्था कहते किसे हैं, या शैशव अवस्था की परिभाषाएं क्या है। तो शैशव अवस्था, चूंकि बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं मिलेंगी आपको जिसके आधार पर आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जैसे हम बात पहले कर लें क्रो एंड क्रो की, विशेषताओं पे आते हैं। दो तीन परिभाषाएं हैं, इसको जान लेते हैं। बात कर लें आप क्रो एंड क्रो की, इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, विचारक हैं क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं? इनका कहना है कि शैशव अवस्था, जिसको हम जन्म से लेके 5 वर्ष मानते हैं या जन्म से लेके 2 वर्ष माना जाता है, अमूमन 2 वर्ष को ही हम स्वीकार करें, तो ये जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था का जो शिशु है, जो नवजात शिशु है, जो बालक है, वह 20वीं शताब्दी का बालक कहलाएगा। यानी जो नवजात शिशु है, जो बालक है, वह 20वीं शताब्दी का मतलब होता है आधुनिक शताब्दी। ठीक है, आधुनिक शताब्दी। अब आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाएगा, बालक की शताब्दी कहेंगे। ये कथन क्रो एंड क्रो का है, क्योंकि बालक ही देश का आधार होता है, देश को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो इसे हम, यानी जो 20वीं शताब्दी होगी हमारी, वो बालक की शताब्दी होगी। और आपने देखा भी है, अमूमन 19वीं 20वीं शताब्दी से ही जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है, तो बालक की शताब्दी आधुनिक शताब्दी को कही गई। दूसरी परिभाषा हम बात एडलर की कह रहे। एडलर एक इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। ये एडलर कहते क्या है? देखिए, एडलर यानी इनकी एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आती है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। एडलर कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। यानी बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, दूसरी परिभाषा गुड एनफ की आती है। गुड एनफ, इनका क्या कहना है? यानी गुड एनफ का मानना है कि बालक यानी व्यक्ति का जितना भी, बालक का, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, उसका आधा शैशव अवस्था में हो जाता है। यानी गुड एनफ का मानना है कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, उसका आधा शैशव अवस्था की आयु में ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, अब आगे हम, तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि इसकी विशेषता सबसे प्रमुख क्यों है। हमने ये जाना भी, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के विचार भी जाना, उसमें उनका क्या कहना था। ठीक है, अब अगर हम विशेषता की बात कर लें, विशेषताएं क्या है इनकी, तो सबसे पहली बात यह कि शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास की तीव्रता देखी जाती है, यानी शारीरिक विकास की तीव्रता एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाता है, शारीरिक विकास की तीव्रता। दूसरा है मानसिक विकास की तीव्रता। मानसिक विकास की तीव्रता यानी एक तो शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी शैशव अवस्था के बालक का शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, दूसरा मानसिक विकास की तीव्रता, यानी शैशव अवस्था के बालक का जो मानसिक विकास है उसकी गति बहुत तीव्र होती है, अर्थात कि उसमें स्मृति और प्रत्यक्षीकरण
ये सारी चीजें जो है बहुत तेजी से देखने को मिलती है। स्मृति है, प्रत्यक्षीकरण है, कल्पना है, ध्यान है, ये सारी चीजें जो है तेजी से विकसित होती हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि इसके मानसिक विकास की भी प्रक्रिया काफी तेजी से हो रही है। ठीक है। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का विकास या तीव्रता। सीखने में तीव्रता, ठीक है। सीखने में तीव्रता यानी सीखने की भी प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। किसी चीज को बड़ी जल्दी बच्चा सीख जाता है। सीखने के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, जिसमें ये देखा जा सकता है कि आखिर बच्चा कितनी जल्दी क्यों सीख जाता है। जैसे सोरेनसन वगैरह की बात करें तो बच्चा जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके सीखने की प्रक्रिया में भी विकास होते चला जाता है। यानी बच्चा जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियां, चाहे वो शारीरिक शक्तियां हो, चाहे वो मानसिक शक्तियां हो, उनमें भी विकास होते चला जाता है। ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं कि ये तो एक प्रकार से सोरेनसन का कथन था। दूसरे जॉन लॉक ने क्या कहा था कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे स्लेट की भांति होता है। यानी नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे स्लेट की भांति होता है, जिस पर शिक्षक अपना अनुभव लिखता है। ठीक है। तो इसलिए सीखने में बहुत ज्यादा तीव्रता पाई जाती है। कोरा स्लेट है उसका, मस्तिष्क खाली है, दिमाग खाली है, आप जो भी चाहेंगे वो लिख देंगे और उसका हमेशा के लिए बना रह जाएगा। दूसरी चीज, बहुत तेजी से वह उन चीजों को सीखना शुरू कर देता है। ठीक है। तो सीखने की तीव्रता हो गई। दूसरा, एक सीखने के संदर्भ में गेशेल क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट कथन है गेशेल का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की परिभाषाएं आपको मिल जाते हैं कि गेशेल ने, या जैसे गेशेल की परिभाषा क्या कहती है। गेशेल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीखता है। यानी गेशेल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीखता है। तो इस तरह की परिभाषाएं मिल जाएंगी कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीखता है। यह कथन किसका है? तो गेशेल का है। ठीक है। तो ये सीखने की तीव्रता के संदर्भ में चीजें रही। दूसरी चीजें, कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता ये क्या होती है भैया? कल्पना की सजीवता यानी बच्चा जो कल्पना करता है उसमें उसे सत्यता दिखाई देता है, क्योंकि सत्य असत्य चीजों के बारे में अभी वो डिफाइन नहीं कर पाता, अभी वो डिफरेंट नहीं जान पाता। तो इसलिए अमूमन वो जो है कल्पना की सजीवता की बात करता है कि बच्चा जो है कल्पना में जी रहा है, या जो कल्पना कर रहा है वो उसे सही रूप में दिखाई देता है। ठीक है। अगला है दूसरों पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भरता, तो ये भी चीजें स्पष्ट हैं कि दूसरों पर निर्भरता पाई जाती है बच्चे में। यानी वह माता पिता, भाई बहन या परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, अमूमन वह उन पर निर्भर होता है। तो ये दूसरों पर निर्भरता के रूप में देखा जाता है कि बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर है, क्योंकि अभी वो इस अवस्था में नहीं है कि वो जो है अमूमन चल ले, कुछ चीजें अपने से प्राप्त कर ले, ले ले, उठा ले, खा ले, पी ले, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना यानी बच्चे में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है कि अगर उसकी माँ किसी दूसरे बच्चे को गोद उठा ले, किसी दूसरे बच्चे को प्यार करना शुरू कर दे, तो प्रायः बच्चा जो है रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। वह यही सोचता है कि सारा प्यार हमें को मिले। ये उसके आत्म प्रेम की भावना के रूप में देखा जाता है। अगला है संवेगों का प्रदर्शन। यानी अब देखिए संवेगों का प्रदर्शन क्या होता है। यानी संवेग, इमोशन, शैशवावस्था का बच्चा, उसमें भी संवेग पाया जाता है, क्योंकि संवेग हर बालक में पाया जाता है और बहुत ही जरूरी होता है संवेग का होना। अगर संवेग ना हो तो हम एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे की फीलिंग को ना समझ पाए। ठीक है। तो संवेगों का होना आवश्यक है। और अगर हम बात करें संवेगों के प्रदर्शन का, तो नवजात शिशु में संवेग जो होता है उसका वो नियंत्रण नहीं कर पाता, इसलिए जो भी संवेग उत्पन्न हुआ उसका वो प्रदर्शन हर हाल में कर देता है। तो संवेगों का प्रदर्शन होता है। और इन संवेगों के आधार पर ब्रिजेस थे 1932 के समथिंग, इन्होंने एक पता लगाया कि जो संवेग है वो मुख्यतः 4 होते हैं। यानी प्रेम, पीड़ा, क्रोध और भय। ये
4 संवेग के रूप में देखे जाते हैं और इसका प्रदर्शन बच्चा बड़ी जल्दी कर देता है, बहुत तेजी से कर देता है। ठीक है, इसके अलावा संवेगों का प्रदर्शन हो गया और भी विशेषता के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, नवजात शिशु, अगर इसकी विशेषता को जानना है तो आप किसी भी अपने घर के पास पड़ोस के किसी नवजात शिशु को आप देखिए, ध्यान से देखिए और सारी गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसी कैसी विशेषताएं। ठीक है, तो संवेगों का प्रदर्शन हो गया। नैतिकता का अभाव, यह भी अमूमन देखने को मिलता है। नैतिकता का अभाव ये क्या होता है, यानी नवजात शिशु शिशुअवस्था का बच्चा है, उसमें नैतिक चीजें क्या है, अनैतिकता क्या होती है, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। ना तो नैतिकता जानता है, ना तो अनैतिकता जानता है, ना तो गैर नैतिकता जानता है, कुछ नहीं, नैतिकता के बारे में कुछ भी आभास उसे नहीं होता। इसलिए वह प्रायः अनैतिक प्रक्रिया में होता है। जो भी उसके मन में आया, जो भी उसके दिमाग में आया, प्रायः उन चीजों को वह बोलना शुरू कर देता है। इसलिए जो है उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अब ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार क्या होता है, यानी बच्चा जो भी व्यवहार करता है वह प्रायः मूल प्रवृत्ति जन होता है। जो भी व्यवहार करता है वह मूल प्रवृत्ति जन पाया जाता है, अर्थात कि मूल प्रवृत्तियों पर वो आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, मूल प्रवृत्तियां प्रायः अगर हम देखें तो मैकडूगल ने कहा था कि व्यक्ति की कुल 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, हम संवेग में इसका वर्णन करेंगे, इसको विस्तृत बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे विशेषता के रूप में देखी जा रही है कि बच्चा मूल प्रवृत्तियों के पर आधारित होता है और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये दोहराने की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, यानी बच्चे में दोहराने की एक प्रवृत्ति होती है कि आप कुछ बोलिए वही चीजें फिर वो दोहराने लगता है, वही चीजें वह बोलने लगता है, तो दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी बच्चा बहुत तेजी से चीजों का अनुकरण करता है। बच्चा अपने बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्यों, अन्य सदस्यों के बात, व्यवहार, क्रियाकलापों का वो अनुकरण बड़ी तेजी से करता है, इसलिए जो है इसको अनुकरण की प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता के रूप में रहा। विशेषता को जानना आवश्यक है क्योंकि अक्सर एग्जाम में विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि शैशवावस्था की विशेषता क्या है। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं शैशवावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमूमन मिल जाता है कि शैशवावस्था के अन्य कौन कौन से नाम हैं, तो अन्य नाम के बारे में हम जाने। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात कर लीजिए, शैशवावस्था इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो आप चाहें तो ये भी समझ सकते हैं, प्रश्न वगैरह में ये भी मिल सकता है कि शैशवावस्था या किस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, तो उत्तर होगा उसका शैशवावस्था। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण काल। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है आदर्श काल, यानी शैशवावस्था को आदर्श काल के नाम से जाना जाता है, आइडियल पीरियड जाना जाता है। यानी ये जो आदर्श काल, जिसको आपने पहले ही देख लिया कि वैलेंटाइन महोदय ने कहा था कि शैशवावस्था एक आदर्श काल के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कि शैशवावस्था प्रायः खिलौनों की आयु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु, ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था या किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट अवस्था में पहुंचेंगे इसी से मिलता जुलता एक और नाम मिलेगा जो हम बताएंगे आपको। इसलिए बड़ा सस्पेंस होता है कि ये शैशवावस्था है कि बाल्यावस्था है कि किशोरावस्था है या किस अवस्था को प्रायः खिलौनों की आयु के रूप में माना जाता है। तो अमूमन ये मानिए कि शैशवावस्था को खिलौनों की आयु के रूप में देखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। अगली चीज कि शैशवावस्था को अतार्किक
आयु कहा जाता है। अतार्किक आयु यानी अतार्किक आयु के रूप में शैशवावस्था होता है। अतार्किक आयु क्या होता है? यानी जिसमें बिना तर्क के ही बातें करना, अतार्किक रूप में फिजूल की बातें करना, फिजूल का चर्चा करना, ये अतार्किक रूप में देखा जाता है। दूसरी चीज की भावी जीवन का आधार, यानी भावी जीवन का आधार, यानी किस अवस्था को भावी जीवन का आधार कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था को भावी जीवन का आधार कहा जाता है। ठीक है, अगली अवस्था अनुकरण, यानी अनुकरण की आयु प्राय शैशवावस्था होती है। अनुकरण की आयु को हम शैशवावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अनुकरण की आयु किस आयु को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशव अवस्था भी अमूमन इसको कहते हैं शैशव काल। शैशव काल कौन है? तो शैशवावस्था को ही हम शैशव काल के नाम से जानते हैं। गाइस, आज की एक वीडियो यहीं तक है। इसमें बहुत ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट चीजें दी है और मैं ये उम्मीद भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि आप इंपॉर्टेंट चीज को अवश्य ही नोट करते जाइए। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बहुत सारी चीजें दे दी है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप जो है इसको अंत तक देखिए, जरूर ही लाभ मिलेगा। बस यहीं तक, धन्यवाद।